और इजराइल का लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन हुआ है। इजराइल वॉर रूम का वीडियो सामने आया है। हिजबुल्लाह के अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया है। पूरे इलाके में तोपखाने और हवाई हमले किए गए। ये देखिए आप तस्वीरें, आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस आपको दिखाई दे रही है। बूट्स ऑन ग्राउंड हैं। लेबनान के कई इलाकों में जो है वो ऑपरेशंस हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान की आम जनता के बीच घुल मिल जाता है। जब इजराइल की सेना जाती है तो वो भागकर उन इलाकों में छुप जाता है जहां पर उनको ढूंढना मुश्किल होता है और उसके बाद में वो फिर से खड़ा हो जाता है। यही उसकी ताकत है। इस बीच अमेरिका और इजराइल का ईरान पर नया हमला हुआ है। खोमेन शहर में एक नए स्कूल को निशाना बनाया गया है। पिंकी एक बार फिर स्कूल को निशाना। बिल्कुल सर, ये हमने शुरुआत में बात भी की थी कि लगातार यहाँ पर स्कूल की बात करें या फिर तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं उनको लेकर बात करें, इनको टारगेट किया जा रहा है। आखिरकार इन्हें बार बार क्यों टारगेट किया जा रहा है या फिर बार बार गलती हो रही है? किस तरह का इनपुट जो है वो मिल रहा है जिसके तहत ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है? इस हमले के बाद ही बयान सामने आया था कि अब ऐसे हमलों पर एक्शन लेना होगा, कार्रवाई की जानी चाहिए, इसकी निंदा जो है वो साफ तौर पर की जानी चाहिए। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री लाइफलाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस समय एक बारूदी ढेर पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया को चौंकाते हुए करीब 7 देशों से एक सैन्य गठबंधन में शामिल होने की मांग की है। मकसद साफ है, ईरान की घेराबंदी और वैश्विक तेल आपूर्ति को सुरक्षित करना। लेकिन क्या ये 7 देश ट्रंप के इस आमंत्रण को स्वीकार करेंगे? क्या चीन और ब्रिटेन जैसे देश अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ईरान के सामने खड़े होंगे? दरअसल घटनाक्रम की शुरुआत होती है ट्रंप के उस सोशल मीडिया पोस्ट से जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि जो देश इस रास्ते से तेल लेते हैं उन्हें अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। ट्रंप ने जिन 7 देशों की ओर इशारा किया उनमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे बड़े नाम शामिल हैं। बिल्कुल, ये बड़े नाम चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, ये वो देश हैं जिनसे अपील इस वक्त जो है डोनाल्ड ट्रंप करते नजर आ रहे हैं। दरअसल ये सभी देश मध्य पूर्व के तेल पर काफी निर्भर हैं, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि उन्हें इसकी सुरक्षा में भाग लेना चाहिए। लेकिन अब तक कई देशों ने इस प्रस्ताव पर साफ सहमति नहीं दी है और इसी बीच जापान और ऑस्ट्रेलिया ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि वो यहाँ पर अपने कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। और पिंकी, सबसे बड़ी बात यह है कि जापान ने अपना जो स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व है उसको भी खोल दिया है ताकि उसके यहाँ तेल की कमी ना हो। लेकिन अमेरिका के झंझट में ये टांग अड़ाएंगे, इसकी संभावना न के बराबर है। डोनाल्ड ट्रंप क्या करना चाहते हैं? वो इस युद्ध के अंदर बाकी देशों को भी खींचना चाहते हैं। इस बीच शांति की क्या कोशिश हो रही है ये भी देखते हैं। मिडिल ईस्ट में जारी ये भीषण युद्ध अब अपने 17वें दिन में प्रवेश कर चुका है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि एक तरफ महाशक्तियां सैन्य गठबंधन बना रही हैं तो दूसरी तरफ शांति के लिए आखिरी दौर की कूटनीति जारी है। दरअसल मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ी कूटनीतिक पहल सामने आई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से सीधी बातचीत कर क्षेत्र में बढ़ रही हिंसा को रोकने की अपील की है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा है कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए हमलों को तुरंत रोका जाना जरूरी है। मैक्रों ने जोर देकर कहा कि मध्य पूर्व में किसी भी तरह की प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई पूरे क्षेत्र को बड़े संघर्ष की ओर धकेल सकती है। मैक्रों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि मैंने उन्हें याद दिलाया कि फ्रांस अपने हितों, क्षेत्रीय साझेदारों और नौवहन की स्वतंत्रता की रक्षा के उद्देश्य से एक सख्त रक्षात्मक ढांचे के भीतर कार्य कर रहा है और हमारे देश को निशाना बनाना अस्वीकार है। ये कहा गया है, ये बयान जो है वो साफ तौर पर दिया गया है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि 7 देश उनके साथ आए, ऐसा क्यों? क्या उनके पास इतनी ताकत नहीं कि खुद यहाँ पर लड़ सके? जिस तरीके से वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिस तरीके से बड़े बड़े दावे वो करते हैं, ऐसे में अब इन 7 देशों के साथ की जरूरत जो है डोनाल्ड ट्रंप को दीपक सर क्यों महसूस होती है? क्योंकि उनको लगता है ये वो 7 देश हैं जो मध्य पूर्व के तेल पर निर्भर है और चूंकि उनके
यहाँ इस उनके देशों में इससे गड़बड़ होगी, इससे उनकी ऊर्जा और ईंधन जरूरतें प्रभावित होंगी, तो वो डिस्परेट हो जाएंगे। वो ये कोशिश करेंगे कि उनकी ऊर्जा जरूरतें सुचारू रूप से चलें, इसीलिए वो शायद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने में मदद कर दें। लेकिन ये साफ है, ये देश, हमारे कहावत है ना, फटे में टांग अड़ाना, तो ये देश अमेरिका और इजराइल के फटे में टांग नहीं अड़ाना चाहते हैं पिंकी। इसीलिए साफ साफ जापान कह चुका है, ऑस्ट्रेलिया कह चुका है कि हम ये नहीं करने वाले हैं। अब देखना होगा कि वो अपनी बाकी तेल आपूर्ति किन किन इलाकों से करते हैं। दुनिया में बढ़ते तनाव और हिंसा के बीच शांति की अपील फिर एक बार जोर पकड़ रही है। दरअसल मध्य पूर्व में अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच चल रहे घातक संघर्ष ने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया है। हजारों निर्दोष नागरिक मारे जा चुके हैं, स्कूलों पर हमले हो रहे हैं और क्षेत्र में तबाही का मंजर है। इसी बीच वेटिकन से एक मजबूत आवाज उठी है। पोप लियो 14 ने रविवार को सेंट पीटर्स स्क्वायर में एंजेलिस प्रेयर के बाद सीधे युद्ध के जिम्मेदार नेताओं को संबोधित करते हुए तुरंत युद्ध विराम की अपील की है। पोप ने कहा है कि मध्य पूर्व के ईसाइयों की ओर से और सभी यहाँ पर जो तमाम ईसाइयों की ओर से और सद्भावना वाली महिला पुरुषों की ओर से वो अनुरोध करते हैं। मैं उन लोगों से अपील करता हूँ जो इस संघर्ष के लिए जिम्मेदार हैं, आग बुझा दो, संवाद के रास्ते फिर से खोलो। हिंसा कभी भी न्याय, स्थिरता और शांति नहीं ला सकती, जिसका इंतजार लोग कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा है। पोप लियो का ये बड़ा संदेश है और साफ है कि हथियारों से नहीं बल्कि संवाद, कूटनीति और मानवीय मूल्यों से ही स्थायी शांति संभव है। इस अपील का, इस संदेश का कितना असर जो है वो देखा जा सकता है दीपक सर। मुझे तो नहीं लगता कोई असर होगा, क्योंकि अमेरिका अपनी पोजीशन पर अड़ा हुआ है, इजराइल अपनी पोजीशन पर अड़ा हुआ है, ईरान भी दनादन हमले कर रहा है, बातचीत की पेशकश ठुकरा चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये अभी कोई बातचीत या शांति की गुंजाइश दिखाई दे रही है। सीधे अपने मेहमानों के पास चलते हैं। मेजर जनरल राजन कोचर मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं। गेस्ट की लिस्ट दिखा दीजिए एक बार। राजन कोचर साहब हैं, कर्नल राजीव रंजन जी हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, और मेजर जनरल अभय कार्की हैं। मैक्रो की अपील और पोप लियो की अपील, अभय कार्की साहब, आपको 17वें दिन कोई असर होता हुआ दिखाई दे रहा है शांति की इन कोशिशों में? जनरल कार्की जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, नमस्कार आपको भी, आपके श्रोताओं को भी। ये अभी आपने जैसे बताया 17वां दिन हो गया है और ये लड़ाई जो है अभी एक एट्रिशन की लड़ाई चल रही है दोनों तरफ से। किसके असला बारूद ज़्यादा दिन चलेंगे और असरदार होंगे, इस पे बात टिकी हुई है। जो एक शॉक एंड ऑ या डिकैपिटेटिंग स्ट्राइक जो उन्होंने सोचा था कि अमेरिका ने और इजराइल ने, कि जब तख्ता पलट हम कर देंगे उनकी खमेनाई और उनकी लीडरशिप को हटा के, वो नहीं हो पाया है। और आज ये हालत आ पाई है कि जो सेंस ऑफ विक्ट्री है वो ईरान, अगर देखा जाए नैरेटिव उसका ज़्यादा तगड़ा है, क्योंकि उसने इनको रोक भी दिया है और अब इनकी डिफेंसेस या इनकी जो रक्षा प्रणाली को भेद के मनचाहे तरीके से वो मिसाइल्स इनके ऊपर गिरा रहा है। तो और ऐसी हालत में अभी अगर आप फोकस देखें, कहाँ रेजीम चेंज और ईरान पे अपना ऑयल का कब्जा कराने की बात हो रही थी, अब पूरा अमेरिका का फोकस और ब्रीफिंग्स जो आ रही हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अटक गई है। मतलब कहाँ आप तख्ता पलट कर रहे थे, कहाँ आप अपनी साख बचाने के लिए लगे हुए हो, और ये भी हालत आ गई है कि आप 7 देशों की मदद मांग रहे हो कि अपने युद्धपोत भेजिए अगर आपको अपना तेल चाहिए, क्योंकि मैं अपना कैरियर ग्रुप लेके इस इलाके में नहीं जाना चाहता हूँ, यहाँ पे जाने में सक्षम नहीं हूँ। तो ऐसी हालत में अभी जो, अब फ्रांस की पहले बात लें तो फ्रांस में प्रेसिडेंट मैक्रों का अगर आप देखें तो अभी इराक में उनके एक कैंप पे अटैक हुआ है और उनको भी कैजुअलिटीज़ भी हैं, जिसमें कि उन्होंने काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया की है कि भैया हम यहाँ पे शांति बहाल करने के लिए आए हैं, ना कि लड़ाई करने के लिए, और हम पे अगर कुछ होगा तो हम सब कुछ वो करेंगे जो कि हमें बनता है। देखने की बात यह भी है कि फ्रांस ही एक ऐसा देश था जिसने कि तुरंत मेडिटेरेनियन में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और हेलीकॉप्टर कैरियर्स और कुछ वॉरशिप्स भेजे हुए हैं, जो कि इस इलाके में नहीं लेकिन मेडिटेरियन में मौजूद हैं, ये एपिक फ्यूरी के शुरू होने के बाद से। बाकी किसी देश ने अपने अभी तक एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर ऐसी नौसेना का बेड़ा नहीं भेजा है। और जो 7 देश से अपील की थी उन्होंने तो साफ मनाही कर दिया है, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो साउथ कोरिया हो, जापान हो, किसी के जवाब आ रहे हैं या बाकियों ने मना कर दिया है।
तो ऐसी हालत में अगर आप देखें तो एक स्टेलमेट वाली सिचुएशन है। अब ये ईगो पे खींच रही है। आज ट्रम्प बोल रहे थे कि ईरान से बैक चैनल में बात हो रही है, लेकिन ईरान के जो मंत्री हैं उन्होंने बोल दिया कौन सी बात हो रही है, जब हम बातचीत कर रहे थे तब तो आपने हमला किया था, अब कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो कुछ ना कुछ तो चल रहा है जो ये इंटरनेशनल वॉइसेस आ रही हैं। इसके एक ये लाइफलाइन है ट्रम्प को कि हाँ तुम लोग अगर चाहते हो पीस तो मैं पीस की बात करना चाहता हूँ, लेकिन ईरान जिस स्थिति में अभी है, मैं कहता हूँ चाहे उसको रोज के रोज उस पर हवाई हमले हो रहे हैं और उसकी जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है, इंडस्ट्रियल माइट है, वो कम हो रही है, लेकिन अगर दुनिया की ताकत में देखें, उसने अमेरिका जैसी ताकत को, जो कि अमेरिका ने सोचा था कि वेनेजुएला की तरह मैं इसको फटाक से ख़त्म कर दूंगा, उस ताकत को अभी मजबूर कर दिया है ठीक है कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड के बारे में सोचे। बूट्स ऑन ग्राउंड, ये बड़ा सवाल है पिंकी। बिल्कुल। और कार्की सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहां तख्ता पलट करने के लिए चले थे, लेकिन फिलहाल यहां पर अपनी ही साख बचाते हुए नजर आ रहे हैं। राजन कोचर सर, ऐसे में जानना आपसे चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप यहां पर इन 7 देशों पर किस तरह का दबाव बना सकते हैं। क्या वो एक बार फिर से जो ब्लैकमेल करने का हथकंडा अपनाते हैं वो यहां पर अपना सकते हैं? कोई बड़ी डील का लालच यहां पर दिया जा सकता है और ये 7 देश पीछे हट चुके हैं, तो ऐसे में अगली रणनीति क्या बनाई जा सकती है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा? ओके पिंकी जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, ये युद्ध में जब डोनाल्ड ट्रंप गए थे, क्या इन देशों की सलाह ली थी? क्या इसको नेटो कंट्रीज को कंसल्ट किया था? उन्हें अपने देशवासियों को भी कंसल्ट नहीं किया। तो अब ये कोई भी देश इनके जो इनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, वो इस लड़ाई में पड़ना ही नहीं चाहते। और क्वाड की कंट्रीज को अपील किया है और डोनाल्ड ट्रंप ने साफ इसको मना कर दिया है। नेटो कंट्रीज को भी अपील कर रहे हैं। आपने जर्मनी का स्टैंड देख लिया, आपने स्पेन का स्टैंड देख लिया, स्विट्जरलैंड का देख लिया, आपने फ्रांस का देख लिया, और ग्रेट ब्रिटेन अभी नॉन कमिटल है, उसने ऐसा कोई स्टैंड लिया नहीं। अमेरिका वो एक ऐसा इसको एलाय है अमेरिका का, वो अमेरिका के हमेशा साथ खड़ा है। और अगर आपने यूक्रेन की लड़ाई में भी देखा तो ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका हमेशा साथ खड़े रहते थे। तो अब एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट पहलू पे मैं इस डिस्कशन को लेके जाना चाहता हूँ, वो है पहलू कि अमेरिका के पास अब आप जानते हैं कि $37 ट्रिलियन का अमेरिका का डेट है। और रोज इस लड़ाई में, अभी एक रिपोर्ट आई थी कि 6 दिन की लड़ाई में अमेरिका ने $11.3 बिलियन का खर्चा किया, और रोज ये खर्चा हो रहा है। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स आ चुके हैं। तो इस टाइप का खर्चा अमेरिका ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकता। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी मैं इसके साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, जो अमेरिका में आई है इसको टैरिफ्स को लेके। और आज मॉर्निंग की न्यूज़ ये है कि इसको मलेशिया ने अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और जो भी एग्रीमेंट था, एक ट्रेड एग्रीमेंट था अमेरिका से, वो उसको रद्द कर दिया। उन्होंने बोला कि अब ये रूलिंग के बाद हम आपके साथ ये एग्रीमेंट नहीं कर सकते। तो अब बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि अभी बाकी देश भी, भारत को भी मैं इसमें शामिल करना चाहता हूँ कि भारत का क्या रवैया होगा ये सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग के बाद। बिकॉज जो ये मागा का नारा था डोनाल्ड ट्रंप का कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो इसी के ऊपर बेस था, टैरिफ्स के ऊपर बेस था। बिकॉज एक मेजर एरिया उसका टैरिफ था, दूसरा मेजर एरिया था कि ऑयल, इसको कहाँ से, अब वेनेजुएला का जो अटैक हुआ वो वजह क्या थी उसकी? ऑयल। बिकॉज जो पूरा रिजर्व्स ऑफ ऑयल वो अमेरिका चाहता था, अमेरिका ने हासिल किया। पर आज कोई अमेरिकन कंपनीज वेनेजुएला जाने के लिए तैयार नहीं है। तो एक उसको झटका, उसको वो मिला। दूसरा, आपका ग्रीनलैंड का जो आपका मुद्दा था, कोई भी नेटो कंट्रीज ने अमेरिका को सपोर्ट नहीं किया। तो आज मैं क्या देख रहा हूँ वर्ल्ड, इसको जियो पॉलिटिक्स में, खास तौर पे मैं अभी गल्फ कंट्रीज में भी देख रहा हूँ कि हर एक देश ईरान से बातचीत करना चाहता है। इसको यूएई ईरान से बातचीत कर रहा है, सऊदी अरेबिया ने इनिशिएट किया है बातचीत करना, ओमान बातचीत कर रहा है। अब वो इसको अमेरिका को बीच में नहीं लाना चाहता। और एक फीलिंग आ रही है अभी खाड़ी के देशों में कि हमने बहुत बड़ी गलती करी अमेरिका के बेसिस यहाँ पे लगा के। और अभी आने वाले वक्त में आप देखेंगे यहाँ पे काफी बदलाव होने वाले हैं
आपके गल्फ कंट्रीज में, स्पेशली आपकी जीसीसी कंट्रीज में। और एक और इम्पोर्टेंट इसमें मुद्दा सामने आ रहा है, वो मुद्दा ये आ रहा है कि हम उसको बोलते हैं लॉजिस्टिक स्टेमिना। अब कोई लड़ाई होती है जो उसको कितना आगे ले जाते हैं, हमारी जो लॉजिस्टिक स्टेमिना के ऊपर है। आज मैं देख रहा हूँ कि जो ईरान का जो लॉजिस्टिक स्टेमिना, ये जो कई इसको महीनों तक लड़ाई को खींच सकता है। और इसको ईरान की स्ट्रैटेजी ये है, जितना लंबा ये लड़ाई को उसको लेके चलेंगे उतनी बेनिफिट इसको ईरान को मिलेगा। ठीक है। आज इंटरसेप्टर जो इसको इजराइल में इंटरसेप्टर्स है उनकी कमी हो गई, और कोई भी वीडियो अभी इसको इजराइल से आ नहीं रहा है, और उस पर बंदिश लगा दी गई है। क्यों लगाई है? बिकॉज वहां पर भी काफी तबाही हो रही है। तो दीपक जी, ये सारी सिचुएशन ऐसी है, एक कैच 22 की सिचुएशन बनती जा रही है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि इसको मरता क्या ना करता, वो इसको निकलने की कोशिश कर रहा है पर वो निकल नहीं पा रहा है। ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है, कम से कम अमेरिका के यही हालात हैं। कर्नल राजीव रंजन जी, मैं समझना चाहूंगा 17वें दिन आप ईरान की जो भी कैपेबिलिटीज हैं, मिलिट्री कैपेबिलिटीज, और तेल अवीव पर जिस तरह से वो हमला कर रहा है, मतलब ईरान सोच कर बैठा हुआ था कि ऐसा कुछ होगा और मैं एक लंबी स्ट्रेटजी बनाने जा रहा हूं। कम से कम 17 दिन के युद्ध के बाद यह समझ आता है। देखिए, 17वें दिन के युद्ध के बाद भी जो आज हालात बनी हुई है, दोनों तरफ से जोरदार हमला हो रहा है और काफी नुकसान हो रहा है। ईरान कहीं भी झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मैं तो ये कहूंगा ईरान भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, और ट्रंप साहब कहीं रास्ता खोज रहे हैं किस तरह यहां से निकले। एक हताशे की स्थिति में है, और देख रहे हैं जिस तरह के वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जिस तरह के वो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर नहीं, उनका वो हताशा भी दिखा रहा है। इसके अलावा अमेरिका कहीं न कहीं, मैं कमजोर नहीं कहूंगा, शक्तिशाली काफी है, लेकिन जो आज की स्थिति में कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, उसकी काफी बड़ी लॉजिस्टिक लाइन है, काफी खर्चा हो रहा है। ईरान ने जिस तरह अपने काफी सस्ते हथियारों से उनके काफी महंगे हथियारों को नुकसान कर दिया है और काफी खर्चा करा दिया है, उनके बड़े बड़े रडार्स नष्ट हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, उनके इंटरसेप्टर्स की पूरी शॉर्टेज हो गई है, और कहा जा रहा है इजराइल के पास अभी इंटरसेप्टर्स नहीं है, और वहां से सप्लाई लाइन में इनकी बड़ी मुश्किल है, प्रोडक्शन भी काफी कम हो रही है, प्लस 38 ट्रिलियन की इनके ऊपर डेट है। तो ये सब हालात को देखते हुए अभी ट्रंप साहब के ऊपर काफी प्रेशर है, और ईरान कहीं न कहीं हावी होता हुआ नजर आ रहा है। अब रास्ता खोजा जा रहा है, कैसे सीज फायर हो, कैसे बातचीत का रास्ता निकाला जाए, और ट्रंप साहब बाकी देशों को भी इसमें खींचने में लगे हुए। पहले उन्होंने बड़ी कोशिश की, जो मिडिल ईस्ट के जितने कंट्री थे, अरबिया, यूएई, बहरीन, सभी को हम इसमें खींच लें और कुछ न कुछ तरीके से, लेकिन वो समझदार निकले और अभी तक वो डायरेक्टली इन्वॉल्व में नहीं हुए हैं। अभी 7 कंट्री को जो भी ऑयल जिनको जरूरत है उसको खींचने में लगे हैं, लेकिन हर कोई निकलने में लगा है। सबसे बड़ा नुकसान जो मैं आज यूएस का देख रहा हूं, जहां एक तरफ ईरान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, इजराइल भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। काफी नुकसान झेल रहा है इजराइल, इसमें कोई शक नहीं है, काफी नुकसान हो रहा है। आज तक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका को पहली बार किसी ने टक्कर दिया। आज तक वो एक तरफा लड़ाई लड़ा है, जहां मनमर्जी हुआ उसके ऊपर कंट्रोल किया है। 80 जगह पर इन्होंने 80 टाइम्स रेजिम को चेंज किया है। तो ये एक विलेन के रूप में कहीं अमेरिका आज तक करता रहा है, अपनी मनमानी और तानाशाही करता रहा है, लेकिन पहली बार इनको आज टक्कर मिला है। तो मैं कहूंगा कहीं न कहीं ऊंट पहाड़ तले आया है, और जो इनकी हालत है, तो ये अभी वहां से निकलने का किसी तरह रास्ता खोज रहे हैं, जो इनके लिए दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। कितने भी ये नेवी ला रहे हैं, कुछ भी ला रहे हैं, लेकिन जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ईरान ने समझिए गर्दन भी दबा रखी है और नस भी दबा रखी है, जिससे अमेरिका को निकलना मुश्किल हो रहा है। तो अभी देखिए आगे क्या होता है। अभी लेकिन राजीव रंजन जी, अभी भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, ठीक है राजीव रंजन जी, अभी भी डोनाल्ड ट्रंप जो है, दीपक सर, बयान नया सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि ईरान की आर्मी खत्म हो चुकी है। खत्म आर्मी को ईरान जो है मजबूती के साथ दिखा रहा है, मजबूत दिखा रहा है। ऐसे में अभी कार्की सर, मीडिया वाले फेक नैरेटिव चला रहे हैं, मीडिया वाले फेक नैरेटिव चला रहे हैं। अभी कार्की सर, ईरान दूसरी तरफ कह रहा है कि अगर हमारे खार्क द्वीप पर हमला किया तो इसका असर पूरी दुनिया पर होगा। ईरान इतने दमखम के साथ बयान दे रहा है और चेतावनी जो है अमेरिका को दे रहा है, और अमेरिका कह रहा है कि वो फेक नैरेटिव चला रहे हैं। श्याम कुमार सर, ट्रंप की बात, श्याम कुमार, धन्यवाद पिंकी जी, नमस्कार दीपक जी, थैंक यू, जय हिंद, सर वरुणा। खार्क आइलैंड पे तो अटैक होगा और पूरी तरह होगा। अभी उन्होंने मिलिट्री हार्डवेयर खत्म किया है, इसके बाद वो ऑयल इंस्टॉलेशंस को प्रिजर्व करते हुए इसकी नकेल कसेंगे।
ये पहला रिक्वायरमेंट है अमेरिका का। मैं थोड़ा सहमत नहीं हूं अपने को पैनलिस्ट से, जो अभी चर्चा हुई, कुछ नई बातें मैं कहना चाहता हूं। पहली बात, दो पहलुओं पे अमेरिका लड़ रहा है युद्ध। पहला, ईरान की नकेल कसना, और ये सबको समझना चाहिए कि ये 6 महीने और 4 महीने की लंबी तैयारी है। जहां तक ये उसका पहला रिक्वायरमेंट है और वो अकेले उसको कर रहा है। इजराइल वेस्टर्न तेहरान और वेस्टर्न ईरान को संभाल रहा है, और अमेरिका पूरी तरह से 8 मिडिल ईस्ट के कंट्री के साथ लगातार अपनी जो पकड़ है ईरान पे कसता जा रहा है सदर्न कोस्ट ऑफ फारस की खाड़ी से। दूसरी बात, स्वेज हॉर्मुज को खोलना, ये भी एक लंबी कहानी है, और ये बहुत अच्छा सिक्का चलाया उन्होंने ये कह के कि सारे देश आओ और हमें मदद करो। मैं आपको बता दूं, यूएसए, नीदरलैंड, स्पेन, इटली, फ्रांस, ये अपने शिप्स कमिट कर चुके हैं। मेरे पास सारी लिस्ट है, नाम है और लोकेशंस भी है, मैं उनको ट्रैक कर रहा हूं। नीदरलैंड के शिप्स चार्ल्स डिगॉल को स्कॉट करके आ रहे हैं, क्योंकि फ्रांस के पास उतने शिप्स नहीं है। साइप्रस में 9 मार्च को प्रेसिडेंट मैक्रोन ने चार्ल्स डिगॉल का विजिट किया था। ईस्टर्न मेडिटेरियन में वो खड़ा है एयर डिफेंस कवर देने के लिए, क्योंकि वहां से फोर्ड को, हुती को देखने के लिए रेड सी में लाया गया है। अब्राहम लिंकन और उसकी बटान जो एम्फीबियस वारशिप है वो अरेबियन सी में खड़ा है। और आपको मैं एक अच्छी बात, आश्चर्यजनक बात बता दूं, 23 फरवरी को मनामा बहरीन नेवल हेडक्वार्टर से माइन सुपर्स को सारे उन्होंने हटा लिया था। आज वो मलेशिया के पेनांग में है और वहां से उसकी फोटो आई है। जो चारों माइन सुपर्स इंडिपेंडेंट क्लास के जो माइंस खत्म करेंगे हॉर्मुज से। चीन को उसने बहुत अच्छा चैलेंज दिया है। चीन अगर नहीं आता है सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन खोलने में, तो उसको जो ऑनक्लॉज की है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का अधिकार नहीं मानेगा, वर्ल्ड उसके अगेंस्ट जाएगा। अगर आता है तो वो फिर अमेरिका से भिड़ता है, एक तरह से अटैक करता है, ईरान से भिड़ता है एक तरह से, तो बुरी तरह से फंसेगा। मौका परस्त चाइना कभी भी वो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन खोलने के लिए किसी के फ्लैग के अंदर नहीं आया। हमेशा अमेरिका ने लीड ली। इतिहास गवाह है, पिछले साल प्रोस्पेरिटी गार्डियन जब हुआ था तो उसमें वो चाइना ने वहां नहीं अपना योगदान दिया। वहां उसके शिप्स है जिबूती में, उस एरिया में वो है, इंडिपेंडेंट पेट्रोल करता है एंटी पायरेसी का, पर सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन को ओपन रखने में भागीदारी नहीं देता। ये पिगी बैक करता है अमेरिका पे और दूसरे देशों पे। भारत जरूर इसमें योगदान देता है, और पिछली बार भी सारे कंट्रीज ने, इंक्लूडिंग यूके, फ्रांस, इटली, सभी ने। ठीक है कैप्टन साहब, यहीं पर रुकेंगे। अफसोस मेरे पास वक्त थोड़ा कम है, मुझे कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकना है। अगर संक्षेप में हम लोग अपनी बात कहना तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरी तमाम पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट है, क्योंकि लगातार बोलते हैं तो हमारे दर्शकों को भी समझ नहीं आता है कि आप किस पॉइंट को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। आप पूरी दुनिया को 2-3 मिनट में समेटना चाहते हैं, जो कमोबेश काफी मुश्किल होता है, और ऐसे में दर्शकों को समझ में नहीं आता। तो इराक में पीएमएफ के मुख्यालय पर हमला हुआ है। हवाई हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। इराक में पीएमएफ के मुख्यालय पर हमला और हवाई हमले में 3 लोग घायल, ये खबर निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ा हमला किया गया है इराक में, पीएमएफ पर ये बड़ा हमला किया गया और इसमें 3 लोग घायल हुए हैं। नुकसान और कितना हुआ है इसकी जानकारी आनी अभी बाकी है। ठीक है, हमारे मेहमानों के पास चलते हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर हमारे साथ हैं, कर्नल राजीव रंजन जी हमारे साथ हैं, कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ हैं, और इसके अलावा मेजर जनरल अभय कार्की जी भी हमारे साथ हैं। हम बातचीत कर रहे थे, हम चर्चा कर रहे थे बातचीत की संभावनाओं को लेकर। तो जनरल कार्की, कौन सा ऐसा देश है जो आपको लगता है मध्यस्थता कर सकता है शांति के प्रस्ताव में, और जो पोप का स्टेटमेंट आया है उसका कोई इंपैक्ट पड़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? जी, इसमें पोप का जो संदेश है अगर देखा जाए तो वो एक क्रिश्चियन वर्ल्ड के हेड हैं, और उनकी लोकेशन के हिसाब से वो वेस्ट एशिया से काफ़ी नज़दीक हैं। तो इस इलाके में, और वो जो ये लड़ाई चल रही है अगर आप देखें तो कुछ होते ना होते जूस और क्रिश्चियंस एक तरफ है और ईरान जो है एज अ मुस्लिम नेशन दूसरी तरफ है। तो ये एक शायद क्रिश्चियन कॉन्सेंस के लिए, ट्रंप के लिए भी एक मुद्दा है देखने का कि कैसे कुछ करना है, और ये एक प्रेशर बता सकते हैं कि ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के हेड ने आपको एज ए क्रिश्चियन बोला है कि आप इसको दोबारा रुख देखें और शांति की बात को भी समझें, क्योंकि इससे पब्लिक ओपिनियन जो क्रिश्चियन वर्ल्ड में है वो पोप के साथ चलती है और उसमें ट्रंप के अगेंस्ट भी जा सकती है। और जैसे देखा जाए तो
कैथोलिक्स हैं, कंजर्वेटिव्स हैं जो यूएस में, वो इसके सपोर्ट में रहते हैं अपने ट्रम्प के, तो उनको ये अफेक्ट करता है। और बात आई दूसरी कि कौन मध्यस्थता कर सकता है, मेरे ख्याल से इसमें रूस एक ऐसा देश है, क्योंकि पुतिन के रहते हुए पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की अच्छी बनती है और बातचीत उनकी चलती है। बल्कि ये भी बात की गई थी कि पुतिन ने उसको बोला था कि ईरान का यूरेनियम मेरे पास रख दो और हम आगे बात कर सकते। तो काफ़ी इनके बीच में बातचीत चल रही है। लेकिन ये भी देखिए कि ईरान किसकी सुनता है। ईरान सबसे ज़्यादा रूस और चाइना की सुनता है। जो शाहीद ड्रोन्स थे वो पूरी की पूरी मैन्युफैक्चर की टीओटी अभी रशिया के पास है और वो शाहीद ड्रोन को यूक्रेन के अगेंस्ट यूज़ कर रहा है। ये भी कह रहे हैं कि कई हज़ारों ड्रोन जो उन्होंने बना के प्रोडक्शन से थोड़े बहुत जो है वो ईरान की तरफ भी भेजना शुरू कर दिए हैं। तो एक रूस एक ऐसी ताकत है जिसकी मध्यस्थता चाहे माने ना माने, लेकिन ईरान उसकी सुनेगा। भारत भी रूस के थ्रू अगर देखा जाए, भारत एक निष्पक्ष देश है। ईरान ने दिखा दिया हमारे जो हॉर्मुज से शिप्स को निकाल के कि वो भारत पे भरोसा करता है, और भारत जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड में या बाकी दुनिया में भारत का ओहदा बहुत ऊंचा है, जो कि पुतिन का नहीं है। पुतिन की जो एक्सेप्टेंस है वो वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं है, लेकिन भारत की पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड में भी है और हमारी ईरान में भी है। तो हम मध्यस्थता में बात करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में ताकत के हिसाब से किसके लिंक है ट्रंप के साथ और ईरान के साथ, वो पुतिन जी हैं जी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जनरल साहब यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि ट्रंप को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, ट्रंप सबसे ज्यादा फायदे में है। जनरल राजन कोचर, ऐसे में ट्रंप तो चाहेंगे तो भाई ये युद्ध चलता ही रहे, बिलियन ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं अपना पेट्रोल बेच बेच के, तेल बेच बेच के, एनर्जी बेच बेच के। देखिए दीपक जी, आपको एक ऑल राउंड इफेक्ट इसका देखना पड़ेगा। ट्रंप को फायदा नहीं है लड़ाई में, एक्चुअली किसी का फायदा नहीं होता है। कोई भी इकोनॉमी होती है वो डाउन ही जाती है। रशिया ने भी जब अपनी उसको लड़ाई स्टार्ट की तो रशिया, इस हिसाब से तो रशिया को सबसे ज़्यादा फायदा होना चाहिए, तो बिकॉज इसको ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी तो रशिया सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूसिंग है और उसको मैक्सिमम इसका इम्पैक्ट होना चाहिए। तो ये लड़ाई इसको फायदे नुकसान की नहीं हम देखते हैं। जब ये इसको लड़ाई देखते हैं, ये देखते हैं कि हम जिस लड़ाई के लिए आगे बढ़े थे, जो ऑब्जेक्टिव्स हमने हासिल करने थे, क्या वो हमारे ऑब्जेक्टिव हासिल हुए। बिकॉज इसको लड़ाई में इकोनॉमिक्स इतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं करती, क्योंकि एक बार जब हमने ये फैसला अपना ले लिया है कि हमने इसको लड़ना है और हमने युद्ध के लिए जाना है, तो हम अपने जो अपना पॉलिटिकल एम होता है और अपना मिलिट्री एम होता है उसको हम साथ लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम दीपक जी क्या देखने को मिल रही है कि इस यूनाइटेड स्टेट्स का कोई एम ही नहीं था, और अगर वो एम था तो वो बार बार बदली कर रहे हैं और उनके ऑब्जेक्टिव भी बार बार बदली हो रहे हैं, और जब वो इसको विक्ट्री अनाउंस करते हैं तो उनका कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ है। तो किस बेसिस पे विक्ट्री अनाउंस कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने, तो ये सवाल उठेंगे और ये डोनाल्ड ट्रंप को इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक उसका जवाब नहीं देंगे, उनकी अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस उनसे पूछेगी कि आपने क्या हासिल किया। और इसको बताया जाता है कि अभी ये अमेरिकन कैजुअलिटीज और भी बढ़ गई हैं, 6 थी एक टाइम पे, बट अभी वो डबल फिगर्स में चली गई। तो इस तरीके से अगर ये लड़ाई चलती रहेगी, अमेरिका की उसको नुकसान काफी हुआ है। आपके ये जो फेज अरे इसको रडार इसको लगाया हुआ था इन लोगों ने बहरीन में, उसका जो 1.2 बिलियन का रडार है उसको नष्ट कर दिया गया। अमेरिका के पास 5 ही रडार है ऐसे, तो और ये उनमें से एक इसको यहाँ लगा हुआ है। तो जो नुकसान है अमेरिका का हो रहा है, और जहाँ पे हम चाइना की बात करते हैं, अनक्लॉज की बात करते हैं, अमेरिका तो सिग्नेटरी नहीं है अनक्लॉज का, वो क्या अनक्लॉज के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जब हम इसको देख रहे हैं, लड़ाई पे आगे आ रही है। अभी अमेरिका चाहता है कि कहीं ना कहीं से मीडिएशन हो। अब जनरल कार्की ने बिल्कुल सही बोला, बिकॉज उसको मुझे भी ऐसा लगता है कि जो देश सामने आ सकता है वो है रशिया, और उसको रशिया के ऊपर काफी उम्मीदें हैं इस लड़ाई को मीडिएट करने के लिए, बिकॉज और कोई देश आसपास नहीं फटक रहा है और उसको बातचीत के लिए भी नहीं आ रहा है। हमें एक टाइम पे हमने देखा था टर्की और हमने देखा था ओमान, ये सारे दूर हो चुके हैं इस लड़ाई से। तो अभी इसको मुझे उम्मीद है कि इसको रशिया आएगा सामने और इस लड़ाई की मदद तक करेगा।
ठीक है, रशिया सामने आएगा, मध्यस्थता करेगा। कैप्टन श्याम कुमार, आप भी यही सोचते हैं? विरोध में हूं और मेरा आकलन अलग है। मैंने थोड़ा सा कहा भी था, फिर से कह दूंगा। देखिए, रशिया किसी को कोई मतलब नहीं है। एम बहुत क्लियर है अमेरिका का, किसी तरह से नकेल कस के ईरान को तोड़ देना। ब्रूट्स ऑन ग्राउंड नहीं जा रहे हैं आप, फिजिकल ऑक्यूपेशन नहीं करना चाहते आप, लेकिन ईरान के वर्चस्व को खत्म करना है, फारस की खाड़ी को कंट्रोल में लेना है। तीसरी बार वहां ये लड़ाई हो रही है, पहली बार नहीं हो रही है। काफी लेसन्स अमेरिका लर्न कर चुका है, तो उसका एम वो है। और दूसरा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल के रखना, ताकि आर्थिक स्थिति विश्व की खराब ना हो। उसके लिए कोलिशन फोर्स को ला रहा है। ये 2 पॉइंट पे मैं आपको लगातार कह रहा हूं। और अमेरिका की जब तक ये एम्स पूरी नहीं होगी, पूरे कंट्री को भी उसने पहलू में ले रखा है, मिडिल ईस्ट को पहलू में ले रखा है। कोई देश अगेंस्ट नहीं आएगा उसके, कोई नहीं कूदेगा। पिछली बार भी कोई नहीं कूदा, इस बार भी कोई नहीं कूदेगा। ये बहुत क्लियर मैं आपको कहना चाहता हूं दिनेश जी, सीधी सीधी बात। अमेरिका अपने किस हिसाब से वो जीतेगा, कैसे कहेगा जाके अपने आप को? रिजीम चेंज करने की कोशिश की है उसने, वो तो होगा नहीं। तो आर्थिक दृष्टि से उसको खत्म करना, जो ट्रंप कह रहे हैं बार बार, एनिहिलेट करना एयर पावर को, नेवल पावर को, और धीरे धीरे उसकी नकेल कस देना, मनोबल तोड़ देना। 500 जासूस गिरफ्तार हो रहे हैं, डिप्लोमेटिक लोग वहां से भाग रहे हैं, कई चीजें हो रही हैं अंदर में। तो वो सब कर रहा है अमेरिका। इसमें टाइम लगता है, ये लंबा लीड टाइम के साथ अमेरिका आया है। आखिर आया क्यों, इसमें पड़ा है क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि ईरान एक रोग स्टेट है। 3 बातों के कारण आया है, रोग स्टेट, मिसाइल कैपेबिलिटी और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। इन तीनों को खत्म करना है। तो ये कैसे होगा? ये तो निश्चित है, लॉजिकल है कि इसीलिए वो आया है। वरना अमेरिका को जरूरत क्या थी यहां आने की, इजराइल का हाथ बटाने की और दोबारा आने की 9 महीने के अंदर में? तो क्या ये प्रश्न क्लियर नहीं है? ठीक है, विश्व के सामने क्लियर नहीं है? सब साइलेंट क्यों है जी? ईरान और इजराइल के बीच तनाव को 17 दिन बीत चुके हैं, लेकिन जंग की आग ठंडी होने के बजाय और भड़क रही है। इस महायुद्ध के बीच ईरान ने एक ऐसा घातक हथियार पेश किया है जिसने अमेरिका और इजरायली डिफेंस फोर्सेस की नींद उड़ा दी है, और इसको नाम दिया है 359 लॉइटरिंग सरफेस टू एयर मिसाइल। चलिए इस मिसाइल के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। दरअसल ये ईरान की मशहूर 358 मिसाइल का नया, बड़ा और कहीं ज़्यादा तेज वर्जन है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे शिकार करने के लिए किसी रडार की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये एक लॉइटरिंग मिसाइल है, यानी ये हवा में तब तक मंडराती रहती है जब तक इसे अपना शिकार यानी दुश्मन का ड्रोन नहीं मिल जाता। अब ये भी जानिए कि आखिर ये अमेरिका और इजराइल के लिए काल क्यों है। ये मिसाइल इंफ्रारेड सेंसर और एआई की मदद से दुश्मन के ड्रोन की गर्मी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को पहचान लेती है। रडार सिग्नल ना होने के कारण दुश्मन को पता ही नहीं चलता कि उन पर हमला होने वाला है। पिछले महज 11 दिनों में इसके पुराने वर्जन 358 ने अमेरिका के सबसे एडवांस MQ-9 रिपर और इजराइल के हर्मिस 900 जैसे ड्रोन्स को धूल चटाई है। अब 359 के आने से यह खतरा और भी कई गुना बढ़ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन के पास इस मिसाइल का कोई सीधा जवाब या फिर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है। अब आपको ये भी हम बताते हैं कि 358 वर्सेस 359 मिसाइल में क्या कुछ बदला गया है। जहां 358 एक जेट पावर्ड इंटरसेप्टर थी जो अब करीब 740 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलती थी, वहीं अब 359 उससे कहीं ज्यादा घातक और लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। इसे आसानी से एक ट्रक से लॉन्च किया जा सकता है, जिससे इसे ट्रैक करना नामुमकिन हो जाता है। इसका नतीजा ये है कि मिडिल ईस्ट के आसमान में अब बाजी पलटती दिख रही है। जैसे ड्रोन तकनीक के दम पर अमेरिका और इजराइल अपनी ताकत दिखाते थे, ईरान की 359 ने उसी ताकत पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। तो काफी घातक ये, जो कि किसी भी रडार पर दीपक सर नहीं आती है। और सबसे बड़ी बात ये कि बताया ये जा रहा है रिपोर्ट्स में कि पेंटागन के पास इस मिसाइल का कोई समाधान नहीं है। इस मिसाइल के लिए कोई भी डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है। तो सीधे चले हम हमारे एक मेहमान के पास, जनरल अभय कार्की के पास। बिल्कुल, आप सवाल ले लीजिए, उसके बाद में। बिल्कुल कार्की सर, यहाँ पर रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि पेंटागन के पास इस मिसाइल का कोई जवाब नहीं है, कोई भी डिफेंस सिस्टम जो है वो मौजूद नहीं है। जी देखिए, ये मेरे को इस मिसाइल के बारे में ज़्यादा ज्ञान तो है नहीं, लेकिन जैसा आपने बताया था तो ये पैसिव होमिंग वाली है और ये रडार ट्रैकिंग नहीं होती। ऐसा है कि एयरक्राफ्ट को अपने बचने के लिए रडार वार्निंग रिसीवर होते हैं उसके पास, और जैसे ही वो लॉक ऑन होता है उसको पता लग जाता है कि मैं लॉक ऑन हो गया और मिसाइल मेरे पास आने वाली है।
पर ये वाली मिसाइल जो है एक लॉइटरिंग एम्यूनिशन की तरह है, और मेरे ख्याल से ये क्योंकि ये हवाई जहाज से लॉन्च नहीं हो रही है तो कोई रडार सिग्नेचर नहीं है। मिसाइल का अपने आप में भी कोई रडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम होता है, तो रडार में मिसाइल्स को पकड़ना मुश्किल होता है। लेकिन क्योंकि ये पैसिव होमिंग है तो इसमें कोई रडार गाइडेंस भी नहीं है। और जो इसके बताए हैं इन्होंने, अभी तक ड्रोन्स को शूट डाउन किया है। अटैक जो आता है एयरक्राफ्ट का, अगर कोई फ्लाइट आ रही है तो वो आती है और पलक झपकते चली जाती है, और अगर उस समय कोई ट्रक में बिना रेडार की गाइडेंस के मिसाइल लॉन्च होती है तो उसको मुश्किल है फाइटर जेट को एंगेज करना। ये शायद मिसाइल अपनी ओन प्रोपल्शन पे हाई एल्टीट्यूड पे जाती है जहाँ पे रीपर ड्रोन्स वगैरह रहते हैं, और वहाँ पे ये एक लॉइटर करके घूम के इस पैसिव होमिंग करके जो नोन लोकेशन लास्ट है ड्रोन्स की या MQ-9 की जैसे आप बता रहे हैं, और उन पे वो होम करके उनको डाउन कर सकता है। फाइटर एयरक्राफ्ट पे काफ़ी खुद ही उसके पास काफ़ी इवेजिव मेजर्स होते हैं, तो उसमें इसको लगाना मेरे ख्याल से मुश्किल होगा, क्योंकि MQ-9 वगैरह काफ़ी स्ट्रेट फ्लाइट पे चलते हैं, प्रेडिक्टेबल, उसको पकड़ के करना आसान रहता है। फाइटर जेट हिसाब से अपनी मनूवर करता है, कभी दाएं कभी बाएं कभी ऊपर कभी नीचे, क्योंकि पायलट होता है, उस पर होम ऑन रख के उसको अटैक करना थोड़ा मुश्किल होगा। जी ठीक है, मैं सीधे यहाँ से कैप्टन श्याम कुमार के पास चलता हूँ। कैप्टन साहब, मुझे ये समझाइए कि अभी तक ईरान जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है, जिन मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है, वो अपेक्षाकृत सस्ती हैं, जबकि इजराइल जिनका इस्तेमाल कर रहा है, पेट्रियट मिसाइल का इस्तेमाल जो है वो अमेरिका कर रहा है, ये बहुत महंगी है, और अमेरिका को ज्यादा बड़ा नुकसान हो रहा है आर्थिक तौर पर अगर उनका डिफेंस सिस्टम टूटता है। तो इस लड़ाई को आप कैसे देखते हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस के संदर्भ में, कि अमेरिका और इजराइल को ज्यादा नुकसान हो रहा है बनस्पत ईरान को कम? सबसे पहले मैं कहूंगा दीपक जी की कॉस्ट की बात होती तो अमेरिका यहाँ आता ही नहीं, और जो कॉस्ट एनालिसिस हमारे पैनलिस्ट ने किया आप उसको दरकिनार करके चलो। फिलहाल मैं ऐसा सोचता हूं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो लड़ाई होती नहीं। आपका कहना सही है, ड्रोन साइज बहुत सस्ता है, और अमेरिकन लेकिन उनका जो ड्रोन का रेंज है वो छोटा है। अमेरिका के पास फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, और सफिशिएंट 8 देशों के पास जो उनके सैनिक हैं, और एयरक्राफ्ट कैरियर पे जो उनका जमावड़ा है, ये सब सफिशिएंट है ईरान को देर तक तोड़ने के लिए। और यस, कॉस्ट इफेक्टिवनेस आपने बात की, सकार 1 जो 358 मिसाइल की बात की आपने, तो ऐसे जो मिसाइल्स हैं ये ओपन एरिया से सीधा लॉन्च कर दिए जाते हैं और बड़े आराम से वो छोड़ सकता है। ये भी बहुत सीधा सरफेस टू एयर मिसाइल है, लॉटरिंग है और इंफ्रारेड ऑप्टिक है, ये रडार भी नहीं चाहिए इसको, तो ये ड्रोन को आराम से मार सकता है। लेकिन हाँ, आपके जो प्रश्न है उसमें मैं आपको बताऊं, लंबी लड़ाई के लिए अमेरिका तैयार होकर आया है, और आपको मैं ये भी कहना चाहूंगा इजराइल ने बड़े आराम से अपने को संभाल लिया है और धीरे धीरे अटैक कर रहा है, बहुत ज्यादा अटैक नहीं कर रहा। ये जो आप कहते हो यूएई पे, दुबई पे, शारजाह पे, यूएई पे सबसे ज्यादा अटैक हुए, कभी कभी छिटपुट अटैक करके हमें लगता है कि बहुत सारे अटैक्स हुए हैं। टोटल मिसाइल नंबर्स ऑफ अटैक हम देखेंगे तो वो डाइवर्जनरी अटैक्स कर रहा है, कभी इधर कभी उधर, साइप्रस से लेके डेना तक, श्रीलंका तक उसने फैलाया हुआ युद्ध को, तो वो भी रोक के चल रहा है, लंबी रेस का घोड़ा। और अमेरिका तो पूरी तरह से सतर्क है और अमेरिका के पास काफी खेप है। लेकिन ड्रोन की लड़ाई में एक बात सुनिए, ट्रंप का बयान आज, उन्होंने कहा कि कोलिशन फोर्सेस की क्यों जरूरत है, क्योंकि हमने नेवल पावर को विजिबल और एयर पावर विजिबल को हमने सप्रेस कर दिया है, लेकिन एसिमेट्रिक थ्रेट्स जो हैं, जो कोसाम के आइलैंड के नीचे हैं, जो पहाड़ों पर है हॉर्मुज के पास, उससे खतरा, ऑटोनोमस जो बोट्स हैं, जो सुसाइडल बोट्स हैं, उनसे बहुत खतरा है, माइंस का खतरा है। ये अकेले तो वो कर भी सकते हैं, उन्होंने किया है पहले, लेकिन वो चाहते हैं कि इसमें बाकी देश आए। ये डबल सिक्का है जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो अमेरिका लंबी लड़ाई लड़ने के ख्याल से आया है और वर्ल्ड को लेके चल रहा है। इन चीजों को, छोटे छोटे अम्युनिशंस को उसको देखना पड़ेगा, काउंटर करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेटजी पर ध्यान रखते हुए नकेल कसने की तरफ लगातार बढ़ना पड़ेगा। बड़े एम के साथ वहां अमेरिका ध्यान से देख रहा है और वंस फॉर ऑल हॉर्मुज की जो गारंटी है उसको भी बहाल करने की कोशिश कर रहा है। हॉर्मुज की गारंटी क्या परिस्थितियां बनती है कर्नल राजीव रंजन जी? मैं हासिल करूंगा, वो 17 दिन में भी हासिल नहीं कर पाया, और अभी तक मैं मानता हूं दैट ईरान इज द विनर।
ईरान एज आप ईरान को दे रहे हैं, ईरान आगे चल रहा है इस वक्त युद्ध में। लेकिन युद्ध में क्या होता है, देखिए अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, इजराइल मिलिट्री पावर के मामले में कईयों को पछाड़ सकता है, अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, ये भी सच है। लेकिन ईरान ने ऐसा क्या किया? युद्ध में बम नहीं, कभी कभी जज्बा भी काम आता है।